5 लाख का एक ऐसा इनामी गैंगस्टर, एक वक्त में जिसको सरकार हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, बड़े बड़े पुलिस अफसर हो, उन सबका एक ही मानना था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता, पकड़ में नहीं आता, तो उसका इनकाउंटर कर दो। और यह घोषित था, लेकिन सबको पता था। वजह यह थी कि वो हर एक के लिए खतरा बन चुका था। वजह यह थी कि उस पर 5 लाख का इनाम था, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। और वजह यह भी थी कि उसे पकड़ने के लिए तब तक पुलिस 300 से ज़्यादा जगहों पर अलग अलग दबिश डाल चुकी थी और लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ उसे पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस खर्च कर चुकी थी। आखिरकार जिस बेसब्री से इस गैंगस्टर को पुलिस ढूंढ रही थी, उस गैंगस्टर का एक सुराग मिलता है 2017 में। आनंद पाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला, देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, सोशल मीडिया पर जिसके हजारों फैन फॉलोअर्स, क्योंकि ये नया ट्रेंड है। और वही आनंद पाल सिंह पुलिस और सरकार के लिए सरदर्द। बहुत सारे विधायक मंत्री उसके निशाने पर, कहते हैं गिनती करीब 26-27 थी, जो बड़े बड़े नेता और विधायक ये सब उसके निशाने पर थे वसूली की वजह से। तो अब राजस्थान पुलिस के ऊपर दबाव और आनंद पाल सिंह को पकड़ना है। पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और तभी पुलिस को मुखबिरों से पता चलता है कि आनंद पाल सिंह राजस्थान से निकलकर हरियाणा में कहीं छुपा हुआ है। हरियाणा के खास घर का पता पुलिस तक पहुंचता है। राजस्थान की पुलिस स्पेशल टीम हरियाणा का रुख करती है, बड़ी एहतियात के साथ उस घर तक पहुंचती है। वहाँ उन घर के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करती है हरियाणा पुलिस की मदद से, और तब पता चलता है कि हाँ, आनंद पाल सिंह कई बार यहाँ पर आकर रुका है, ठहरा है, नाम बदल बदल कर। अब वो कभी भी आ सकता है, इसलिए राजस्थान की पुलिस वहाँ भेस बदल कर डेरा डाले हुए है। आखिरकार कोशिश रंग लाती है। एक रोज़ 2 लोग मोटरसाइकिल पर उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उनमें से एक आनंद पाल का भाई था, रविंदर पाल। अब पुलिस उन दोनों से पूछती है कि आनंद पाल कहाँ है। दोनों इधर उधर पहले बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन फिर पुलिस उन्हें धमकी देती है कि अगर बताओगे नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। आनंद पाल का भाई रविंदर पाल टूट जाता है और वो बताता है कि इस वक्त आनंद पाल राजस्थान के चूरू इलाके में, जो बीकानेर के करीब है। फिर वो एक घर के पता देता है। खबर बड़ी थी, फौरन पुलिस टीम को तैयार किया जाता है। लगभग 150 पुलिस वाले उस पूरे इलाके को घेर लेते हैं। इसके बाद अपने मुखबिरों से पता किया जाता है, पता चलता है कि उस घर में कुछ हलचल है। फिर ये पुख्ता यकीन हो जाता है कि उस घर में जिस हुलिया का एक नौजवान ठहरा हुआ है, वो आनंद पाल से बहुत मिलता जुलता है। और आखिरकार 24 जून 2017 की वो रात आती है। चूरू के एसपी की अगुवाई में 150 पुलिस वाले, जिसमें कुछ कमांडो भी, क्योंकि खबर यही थी कि आनंद पाल AK-47 रखता है, उस घर को घेर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पता चलता है कि गोलियां छत से आ रही हैं, क्योंकि उस घर में मौजूद कुछ लोगों को एहसास हो गया था कि पुलिस यहां पहुंच चुकी है। अब छत से गोलियां चली, पुलिस ने पोजीशन ली। अब उस घर का जो नक्शा था, वहां तक पहुंचना बिना जान जोखिम में डाले हुए छत तक बड़ा मुश्किल था। तब पुलिस ने एक प्लान किया। उन्होंने आनंद पाल के भाई रविंदर पाल को अपने साथ लिया, साथ में 3-4 पुलिस वाले, जिसमें एसपी भी, तमाम लोग ये भी AK-47 से लैस। और उसके बाद वो करीब जाते हैं घर के, और फिर लाउड स्पीकर पर 3 बार आनंद पाल से कहा जाता है कि तुम सरेंडर कर दो, चारों तरफ से घिर चुके हो। फिर यह भी कहा जाता है कि तुम्हारा भाई रविंदर पाल हमारे साथ है और रविंदर पाल भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। अब पुलिस की हिरासत में रविंदर पाल ऐलान करता, अपने भाई से कहता है कि भाई आप सरेंडर कर दो, पुलिस वालों से मेरी बात हो चुकी है, वो आपको गिरफ्तार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद खबर यही आती है कि जवाब में आनंद पाल ने गोलियां चलाई और जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और आनंद पाल आखिरकार मारा गया। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार में यह खबर थी। 5 लाख का गैंगस्टर जो राजस्थान पुलिस का सरदर्द बना हुआ था। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पे भी उसके बहुत सारे क्राइम थे। तो पुलिस के लिए एक
बहुत बड़ा काम था। आनंदपाल के मुठभेड़ को सही ढंग से अंजाम देने के लिए उस वक्त राजस्थान सरकार ने इस मुठभेड़ में शामिल 9 पुलिस वालों को इनाम दिया, तमगे दिए। लेकिन उधर आनंदपाल सिंह की मौत के बाद राजपूत बिरादरी में गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस वालों ने सरेंडर करने के बावजूद आनंदपाल सिंह को मार डाला। आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लोगों का गुस्सा शांत हुआ। 20 दिन के बाद फिर आनंदपाल का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अब इधर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की और 2019 में ये मामला 17 का था। लगभग 2 साल के बाद सीबीआई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी, क्लोजर रिपोर्ट, ये कहते हुए कि इस एनकाउंटर में कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई, एनकाउंटर बिल्कुल जेन्युइन है। और कहा गया था आनंदपाल को सरेंडर कर दो, पर उसने किया नहीं और फिर जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। लेकिन इसी बीच आनंदपाल की वाइफ पहुंच गई अदालत और उन्होंने कहा कि जो सीबीआई की रिपोर्ट है क्लोजर, वो गलत है और इस केस को क्लोज नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ सबूत हैं, दस्तावेज हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कोर्ट में उस वक्त कही, जिसकी वजह से इस क्लोजर रिपोर्ट को भी खोल दिया गया, वो ये कि एनकाउंटर के 2 साल तक वो चूरू पुलिस से उस पूरे घर के एनकाउंटर के साइट का नक्शा मांगती रहीं कि कैसे कैसे कौन पुलिस वाले कहाँ पर डिप्लॉयमेंट उनकी थी, कहाँ पे आनंदपाल था, कहाँ पे किसने पोजीशन ले रखी, किसने कैसे गोली चलाई। चूरू पुलिस ने वो नक्शा कभी पेश ही नहीं किया। अदालत को भी लगा, फिर अदालत ने हुक्म दिया, तब पुलिस ने पेश किया। उसके बाद उन्होंने अपने कुछ और दलील दी और तब फिर सीबीआई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये क्लोजर रिपोर्ट हम आपकी नहीं मानेंगे, बल्कि इस मामले की जांच होगी और इस मामले में अदालत अपनी कार्रवाई करेगी। इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और लगभग 4 साल तक चली। अब 24 जुलाई 2024 को जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला ये कि 24 जून 2017 को गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को चूरू में एनकाउंटर में नहीं मारा गया था, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। और यह कत्ल पुलिस वालों ने किया था और यह कत्ल तब किया था जब वो अपने दोनों हाथ खड़े कर पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर चुका था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा इनामी हो, कितने ही मुकदमे हों, एक एनकाउंटर के दौरान वो गोलियां चला रहा हो, लेकिन अगर उसने पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, दोनों हाथ उठा चुका, तो ऐसे में उसे गोली मारना ये सीधे सीधे एक मर्डर का केस है। और इसीलिए अदालत ने उस वक्त चूरू के एसपी जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन समेत कुल 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। यानी आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के केस में अब 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा। पर सवाल यह है कि आखिर अदालत ने एक एनकाउंटर को कत्ल क्यों माना? 4 साल बहस चली, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो 5 ऐसे सबूत थे जो पुलिस अदालत को कन्विंस नहीं कर सकी कि ये उसके खिलाफ क्यों है। और पुलिस ने सिलसिलेवार इस केस में इतनी गलतियां की कि आखिर में अदालत को यह फैसला सुनाना पड़ा। पुलिस ने क्राइम सीन पर गलतियां की, पुलिस ने अपने बयान में गलतियां की, पुलिस ने पूरा नक्शा दिखाने में गलतियां की और उसी को पॉइंट बनाकर 5 ऐसे पॉइंट थे जो ये साबित कर गए कि आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर नहीं हुआ था, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। अब उसका कत्ल क्यों हुआ, वो 5 पॉइंट क्या थे, अब आपके सामने वो 5 पॉइंट एक एक कर इस जजमेंट में जो जज जोधपुर के सीबीआई कोर्ट के हैं युवराज सिंह का ये फैसला है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, सीबीआई कोर्ट जोधपुर। 5 ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर इस केस का फैसला आया। पहला, जो पुलिस की कहानी थी वो ये थी कि आनंदपाल सिंह उस घर की छत पर था उस रात। पुलिस की टीम नीचे गई, फिर पुलिस की टीम सीढ़ियों तक पहुंची और सीढ़ियों की आड़ में लेकर गोली चला रही थी। लेकिन पूरे इस एनकाउंटर के दौरान आनंदपाल सिंह लगातार छत पर ही था घर के। तब यहीं से कहानी शुरू होती है। जो पहली चीज वो ये कि पुलिस ने जो
पिस्टल से जिससे गोली चला रहे थे और सीढ़ी पर जो पुलिस वाला मौजूद था उसके हाथ में जो पिस्टल थी वो ग्लॉक पिस्टल थी। ये खास मेक पिस्टल है, ग्लॉक पिस्टल। इस पिस्टल की खासियत ये है, बाकी भी गन की भी होती है, लेकिन इसकी ये है कि जब इससे कोई फायर करता है तो उसके जो खोखे हैं चलाने वाले के पास गिरता है। सपोज अगर यहाँ से मैं चला रहा हूँ तो मेरे हाथ में पिस्टल है तो खोखे जो है वो मेरे पास गिरेंगे। लेकिन जो खुद पुलिस की एफआईआर और पुलिस की फोटोग्राफ्स और वो सारी चीज़ें थी और फॉरेंसिक की रिपोर्ट, बैलिस्टिक फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये था कि ग्लॉक पिस्टल का खोखा गिरता वही है जहाँ से फायरिंग की जाती है, लेकिन इसके कोई भी इसका खोखा सीढ़ियों पर नहीं मिला, क्योंकि सीढ़ी पर मौजूद होकर पुलिस वाले ऊपर गोली चला रहे थे, बल्कि ग्लॉक पिस्टल के तमाम खोखे छत से मिले। तो अब सवाल ये है कि अगर आनंदपाल छत पर था, सीढ़ी से गोली चलाई जा रही थी, तो खोखा सीढ़ियों पर मिलना चाहिए था, न कि छत पर। इसका मतलब है कि आनंदपाल को पकड़ने के बाद गोली मारी गई है और इसीलिए ग्लॉक पिस्टल के खोखे छत पर मिले। ये पहला पॉइंट था जिसकी वजह से अदालत कन्विंस हुई। दूसरा, आनंदपाल सिंह के 2 बार पोस्टमार्टम किए गए और इन दोनों पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें यह हुआ कि आनंदपाल के जिस्म पर 7 गोलियां ऐसी मिली जो उसमें कहते हैं कि जो बिल्कुल पास पास होते हैं, उसका एक टर्म यूज किया जाता है टैटूइंग के निशान। टैटूइंग एक ऐसा निशान होता है कि जब किसी को गोली मारी जाती है तो वो बिल्कुल बराबर बराबर में जैसे अपना निशान छोड़ता जाता है। और टैटूइंग का निशान तभी बनता है किसी इंसान के जिस्म पर बुलेट लगने के बाद, जब उसे गोली 3 से 5 फीट के आसपास से मारी जाए। मतलब एक शख्स जिसे 3 से 5 फीट की दूरी से गोली मारी जाएगी, उसके जिस्म पर बुलेट मार्क, टैटूइंग मार्क होगा, और अगर दूर से मारी जाती है तो फिर अलग उसके मार्क होंगे। अब यहाँ पुलिस की कहानी ये है कि वो छत पर और पुलिस की टीम नीचे और सीढ़ियों पर, यानी कि गैप करीब करीब 15 से 30 फीट, लेकिन बुलेट के मार्क जो आ रहे हैं वो 3 से 5 फीट टैटूइंग मार्क। इसलिए ये भी साफ होता है कि गोली नज़दीक से मारी गई। तीसरा, इस पूरे मामले में एक अहम गवाह वही सीढ़ी पर बैठा हुआ जिसके हाथ में ये ग्लॉक पिस्टल, उसका नाम है सोहन सिंह, कांस्टेबल। सोहन सिंह ने बताया कि वो सीढ़ी पर था और आड़ में था, तभी अचानक उसने देखा कि सामने से आनंदपाल सिंह आ रहा और उसने गोली चला दी और उसके बाद आनंदपाल सिंह सीढ़ियों पर आकर गिर गया। अब ये हुआ कि उसने आमने सामने की बात बताई और इस दौरान में आनंदपाल सिंह ने भी गोली चला दी। ये जो सोहन सिंह है, जो उस वक्त सीढ़ी पर बैठा हुआ था, सोहन सिंह भी जख्मी हुआ था इस एनकाउंटर में, लेकिन उसकी गोली पीठ पर लगी थी। तो अब जब बयान ये, और ये सीबीआई के सामने भी बयान दिया और फिर अलग एक बार बयान पलटा, उसने कहा कि वो सीढ़ी पर था, अचानक आनंदपाल सिंह सामने आए, उसने गोली चला दी। इसने भी गोली चलाई, गोली आनंदपाल सिंह को लगी और वह नीचे गिरा, लेकिन तब तक आनंदपाल सिंह ने भी गोली चला दी थी जो उसको लगी, लेकिन सोहनपाल सिंह को गोली पीठ में लगी। अब यहाँ जो सारे बयान और सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ये है कि आमने सामने से गोली चलाई तो गोली घूमकर पीठ में कैसे चली। तब उसने दूसरा बयान दिया। दूसरा बयान ये दिया कि जब आनंदपाल सिंह ने गोली चलाई तो वो गोली उसे डायरेक्ट नहीं लगी बल्कि दीवार में लगी और दीवार में लगने के बाद वही गोली वापस घूम कर आती है और उसके पीठ पर लगती है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि आनंदपाल सिंह ये दोनों अगर आमने सामने हैं और गोली पीछे कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है, वो नीचे है सीढ़ी के, राइट और लेफ्ट में दीवार है, तो राइट और लेफ्ट की दीवार से गोली यूं आकर घूम के पीठ में नहीं लगेगी। इस चीज़ को अदालत ने बहुत ही सीरियसली लिया। चौथी चीज, पुलिस का पूरा बयान, एफआईआर की सारी कहानी यही थी जो शुरू से मैं आपको कह रहा हूं कि आनंदपाल सिंह छत पर, पुलिस की टीम नीचे, कुछ लोग सीढ़ी पर, छत पर कहीं भी नहीं। ये खुद पुलिस का बयान एफआईआर में दर्ज है। लेकिन ग्लॉक पिस्टल के अलावा उसी छत पर, जिस छत पर आनंदपाल सिंह मौजूद था, जितने भी सरकारी हथियार थे, चाहे वो AK-47 हो, चाहे 9mm की पिस्टल है, उन सब के खोखे उस छत पर मिले, जो पुलिस ने बटोरे, गिने, एफआईआर में दर्ज किए। शायद उस वक्त उन्हें इस गलती का एहसास नहीं था। अब जज साहब ने पूछा कि जब आनंदपाल सिंह छत पर है, पुलिस की टीम नीचे है, सिवाय सीढ़ी पर कुछ लोगों के छोड़ दूं, वो भी छत पर नहीं है, तो ये सारे खोखे छत पर कैसे पहुंचे?
क्योंकि फायरिंग के दौरान जब भी गोली चलती है तो खोखे उस हथियार से वहीं करीब गिरते हैं, उड़कर खोखे नहीं जाते हैं, उड़कर सिर्फ गोलियां जाती हैं। तो खोखे खाली कारतूस के छत पर कैसे पहुंचे, इसका मतलब है कि सारी गोलियां छत पर चलाई गई, नीचे से नहीं, और छत पर ही आनंदपाल सिंह। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो जज साहब की एक सबसे इम्पोर्टेंट फैसले को सुनाने में एक गवाह की गवाही, और वो गवाह जिसे पुलिस ने भी अपना गवाह बनाया था, आनंदपाल सिंह का भाई रविंदर पाल सिंह, कि वो उसे अपने साथ ले गया और उसने ऐलान किया कि भाई आप सरेंडर कर दो, हम सीढ़ी पर आ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं करेगी, मेरी बात हो गई है। और उसके बाद भी उसने गोली चलाई और फिर जवाबी में वो मारा गया। ये पुलिस का वर्जन था। इस गवाह ने कोर्ट में गवाही दी, रविंदर पाल सिंह, और इसकी पूरी गवाही क्या थी, वो ये थी कि पुलिस ने इसे पकड़ा, पुलिस ने कहा तुझे हम मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद ये डर गया, फिर इसने कहा कि ठीक है, और इसने कहीं अपने बाकी सोर्सेज से पता किया, क्योंकि आनंदपाल सिंह अपना लोकेशन अपने भाई को भी नहीं बताता था, लेकिन खैर पता चल गया। अब इसको 24 जून को ले जाकर जाया गया और पुलिस ने इसको आगे आगे रखा और इसके पीछे पीछे 6 पुलिस वाले, जिसमें वो एसपी साहब भी। उन्होंने कहा कि अब तू अपने भाई को आवाज़ दे और कह कि सरेंडर कर दे और हम वादा करते हैं कुछ नहीं करेंगे। इसने 3 बार अपने भाई से कहा कि भाई सरेंडर कर दो, मेरी बात हो गई, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तब ऊपर से आनंदपाल सिंह ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं सरेंडर कर दूंगा, बस मेरी सिक्योरिटी और जेल की सिक्योरिटी का जिम्मा ले लेना। उसने कहा ठीक है। इसके बाद रविंदर पाल सिंह का बयान है कि पूरी पुलिस टीम सीढ़ी से उसके साथ छत पर गई। छत पर आनंदपाल सिंह अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर खड़ा था, हथियार नीचे रखा हुआ था। पुलिस की टीम उसके करीब जाती है और अचानक उसके पास से सारे हथियार हटाकर उसे पकड़ती है, फिर उसे लात घूंसों से पीटती है, उसे गालियां बकती है। ये सब जजमेंट में लिखा हुआ है, गालियां बकती है। और उसके बाद करीब से ही जो भी वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे सब उसे गोली मारते हैं। 30 से ज़्यादा गोलियां उसके जिस्म में लगी थी। 7 गोलियां तो बिल्कुल बेहद करीब से तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गई। तो इस गवाह की गवाही यही थी जिसको लेकर ये केस अदालत तक पहुंचा और आखिर में अदालत ने ये माना कि इस गवाह की गवाही सच्ची थी और सही थी, क्योंकि जो भी रिपोर्ट है, चाहे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, चाहे बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, जो गोलियां चली, चाहे खोखे की बरामद की, वो सब यही इशारा करते हैं कि आनंदपाल सिंह को बेहद नज़दीक से गोली मारी गई थी। जज साहब अपने जजमेंट में लिखते हैं कि एक क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा इनामी क्यों ना, ये उनके जजमेंट पे है। उनकी जो एग्जैक्ट लाइन है मैं वही आपको सुना रहा हूं। वो लिखते हैं कि ये सही है कि आनंदपाल सिंह इनामी बदमाश था, उस पर विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और इस घटना के वक्त उसने पुलिस टीम पर फायर भी किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को किसी भी रूप से उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी शख्स को जब आप कस्टडी में ले लेते हैं और वो आदमी सरेंडर कर रहा है, उसके बाद आप उसे अगर मारते हैं तो ये मर्डर है, ये आत्मरक्षा में किया गया हमला नहीं है। ये युवराज सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो जो बल्कि 7 पुलिस वाले हैं, वो 7 पुलिस वाले एक उस वक्त के जो थे, राहुल बरहाट ये एसपी थे, इसके अलावा विद्याचरण ये सीओ थे सर्किल अफसर सिटी, सूर्यवीर सिंह ये पुलिस इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल धर्मवीर। ये सोहन सिंह वही हैं जिसकी गोली पीठ में घूमकर लगी थी और उस वक्त इनाम भी मिला था। तो अब इन 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा और आगे क्या होता है ये अदालत के ऊपर है। लेकिन एक गैंगस्टर के इस एनकाउंटर के फैसले ने बहुत सारे ऐसे जो अब तक एनकाउंटर हुए हैं उसको लेकर भी एक तरह से एक शुरुआत की है कि जो बाकी इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, क्या उनको लेकर भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि हाल के वक्त में हमारे एनकाउंटर को जिस तरीके से पुलिस या सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, वो आने वाले वक्त के लिए बेहद ख़तरनाक है। क्योंकि अगर पुलिस को एनकाउंटर का हथियार खुलेआम इस तरह मिलेगा तो फिर ये एक जंगल राज की शुरुआत होगी। तो ये तो अदालत का फैसला। आनंदपाल सिंह के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी डिटेल में सुनाई थी, उसका लिंक आगे आप देख सकते हैं, लेकिन ये लोगों ने नहीं सुनी। आनंदपाल सिंह
कानून की पढ़ाई कर चुका, लॉ इसने किया था, एक शरीफ फैमिली से जिसके परिवार में जुर्म से किसी का कोई रिश्ता नहीं। शुरुआत में ये सीमेंट का बिजनेस करना चाहता था, घर वालों ने 10 लाख रुपए बिजनेस के लिए दिए, बिजनेस फ्लॉप हो गया। शराब की दुकान खोली, वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। फिर इसने चुनाव लड़ा पंचायत का, और वहीं एक बार इस चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ, इसके हाथों एक कत्ल हुआ और वहाँ से जुर्म के रास्ते पर यह चल पड़ा। लेकिन आनंदपाल सिंह पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने अपने एक दुश्मन को मारने के बाद उसकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे एसिड में डालकर सड़क पर बहा दिया था। आनंदपाल सिंह के कई दुश्मन जब उसे जेल में ले जाया गया तो एक बार एक जेल में उस पर हमला हुआ और उस हमले में गोली चली, उसमें इसका एक दोस्त मारा गया। इसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जिन 2 लोगों ने जेल में गोली मारी उनके पास बिना हथियार के ये पहुंचता और उन दोनों को पीट पीट कर मार डाल देता। फिर इसे दूसरे जेल में ले जाया जाता है और उसी जेल में पेशी के दौरान इसके साथी AK-47 लहराते हुए इसे वहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। 5 लाख का इनामी बदमाश, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके चाहने वाले। और ये वही आनंदपाल सिंह जिसकी उस वक्त गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अनुराधा चौधरी, जिसकी कुछ वक्त पहले शादी की खबरें भी आपने सुनी। काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में बंद, उसी काला जठेड़ी से अब अनुराधा चौधरी शादी कर चुकी हैं, लेकिन ये वही अनुराधा चौधरी है जो एक ज़माने में आनंदपाल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो ये थी आज की कहानी। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िले में एक मीटिंग होती है, टॉप पुलिस ऑफिशियल उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि मतलब राजधानी से कहा गया है लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और कुछ एनकाउंटर भी किया जाए ताकि क्रिमिनल के बीच में खौफ हो, सब कुछ दहशत भी हो। तो आप देख लीजिए, सभी को टारगेट दिया गया अपने अपने ज़िले में, अपने अपने इलाके में। मीटिंग के बाद सब पुलिस वाले अपने अपने वहाँ से निकलते हैं और इसके बाद इनमें एक इंस्पेक्टर साहब थे जो नए नए थे और उस मीटिंग में भी शामिल थे। जब उन्होंने सुना तो उन्हें भी एक वो हुआ कि यार मैं भी इनकाउंटर करता हूँ। नए थे, पुलिस में तजुर्बा था नहीं, लेकिन जोश पूरा था। अब ये था कि कहा गया, टारगेट दिया गया, तो एक इनकाउंटर तो मेरे नाम होना चाहिए, कम से कम खाता खोले, पहला इनकाउंटर हो। अब वो इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में वही चल रहा है कि एक ओपनिंग होनी चाहिए। कुछ उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, कुछ सीनियर पुलिस अफसरों जो उनको गुरु मानते थे उनसे बात की। फिर कहा गया ठीक है, तब इनकाउंटर करने के लिए कोई चाहिए तो सही। आखिर में ये अपनी टीम के साथ वो बैठते हैं और उसी के नाम पे फिर पर्ची निकलती है कि ये भागा हुआ भी है और इसको मारेंगे तो ये भी होगा कि पकड़ने जा रहे थे, मुठभेड़ में मारा गया। और जिस थाने में वो पोस्टेड थे उसी गांव का वो रहने वाला था और ये भी पता था कि वो अक्सर गांव अपने घर वालों से चोरी छुपे मिलने आता है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, टारगेट चुन लिया गया। अब ये वहाँ करना कैसे है, इंस्पेक्टर साहब को कोई तजुर्बा नहीं, उनकी टीम जो थाने में उसने भी कभी कोई इनकाउंटर नहीं किया। अब उन्होंने अपने सीनियर अफसरों से बात की, कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने एनकाउंटर की टीम में काम किया उनसे पूछताछ शुरू की, उनसे सारी ट्रेनिंग ली एक तरह से, क्या क्या होता है एक एनकाउंटर में, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे बाकी काम किया जाता है। तो पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं तैयार हूँ। अब ये हुआ कि चलो वो जो क्रिमिनल है जो भागा हुआ है उसका एनकाउंटर करना है, लेकिन क्या जवाब देंगे और कैसे करेंगे। अब इस पर फिर से मंथन शुरू हुआ, मीटिंग हुई, बातचीत हुई, इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, जो इंस्पेक्टर साहब के बॉस थे उन तक ये बात थी, भरोसे में लिया था। तो पूछते थे क्या हुआ तुम्हारे टारगेट का, तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे लगा हुआ हूँ। अब पूरी मीटिंग हुई, उसके बाद ये हुआ कि चलो टारगेट तो मिल गया, अब इसका करना कैसे। अच्छा, उन्हें इस बात का भी ध्यान था कि अभी नए नए बने इंस्पेक्टर हैं, ये भी मालूम है कि इनकाउंटर में कई बार कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और कई बार पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी भी चली जाती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो पढ़ा लिखा होशियार इंस्पेक्टर और उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता। तो अपनी टीम से कहा कि देखो मैं इनकाउंटर तो करना चाहता हूँ, अपना खाता खोलना चाहता हूँ, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी ऐसा लूपहोल्स हो, एक भी ऐसी कमज़ोर कड़ी हो जिसकी वजह से मैं फंसूँ या सस्पेंड हो, इंक्वायरी हो और मेरे खिलाफ जाए वो बात। तब उस पर उन्होंने काम शुरू किया, अपने एक्सपर्ट्स जो इनकाउंटर कर चुके थे उनसे कि क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब माइनर से माइनर डिटेल उन्होंने लेना शुरू किया।
सब कुछ होता रहा। अब फिर ये सारी तैयारी होने के बाद अब हुआ कि इनकाउंटर किस नाम पे करेंगे। एक क्रिमिनल है जो भागा हुआ है, पुलिस के सामने आना चाहिए था, नोटिस वोटिस दिया हुआ है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा। चलो ठीक है, लेकिन कैसे? क्या ये कहानी बताएंगे कि अचानक वो कहीं हमें मिला और हमने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो भागने लगा और फिर गोली चलाई, हमने भी गोली चलाई? बोले ये सब का कहानी में दम नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब की जिद ये थी कि कहानी ऐसी सॉलिड हो कि लोग यकीन करें और उनके ऊपर आँच ना आए। अब इस पर भी मंथन, इन सारी चीज़ों में भी, इस ट्रेनिंग में, सोच में, प्लानिंग में टाइम निकल रहा है। लेकिन ये भी है कि ये जो बदमाश है, जो टारगेट चुन लिया गया, वो कहीं भागेगा नहीं। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल भी नहीं था वो। तब कैसे किया जाए, क्या रीज़न, क्या वजह बताई जाए कि इसलिए इनकाउंटर हुआ? तो बहुत गहन चिंतन के बाद आखिरकार एक आइडिया जिस पे सब सहमत हुए, इंस्पेक्टर साहब भी सहमत हुए, उनकी टीम, कि कोई इलाके में किसी की कोई बाइक लूटे और उस बाइक के लूटने की खबर पहले 100 नंबर पर जाए, फिर पुलिस के पास आए, पुलिस कंप्लेंट दर्ज करे, उसके बाद उस बाइक को तलाश करे और उसी बाइक पे जो लूटी गई उस क्रिमिनल को दिखाया जाए कि वो भाग रहा था लूट कर, और पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने जवाब में गोली चलाई, पुलिस ने भी गोली चलाई और इस तरह इनकाउंटर में वो मारा गया। ये बात जज गई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही होगा। अब इंतज़ार करने लगे कि शायद कोई बाइक चोरी हो, पुलिस के पास कॉल आए 100 नंबर पे या कोई रिपोर्ट लिखाने आए। इसमें कुछ दिन निकल गए, कोई बाइक ही नहीं चोरी हो रही, ना लूटी जा रही है। अब इन्हें लग रहा है ये क्या हो गया, लोग इतने सुधर क्यों रहे हैं? अब इधर इंस्पेक्टर साहब की जो पेशेंस है, उनका जो सब्र है, वो टूटता जा रहा है कि कितना इंतज़ार करेंगे कि किसी बाइक के लूटने का। फिर उन्हें लगा कि ऐसे तो कोई लूट नहीं रही है बाइक, कोई आ भी नहीं रहा कंप्लेंट करने, तो काम करते हैं, चलो जब इनकाउंटर ही कर रहे हैं फेक, तो बाइक भी ऐसे ही लूट लेते हैं खुद ही। इसके बाद उन्होंने एक सिपाही को तैयार किया। उन्होंने कहा कि देख, हमारे जो थाना का क्षेत्र है उसमें कुछ इलाके हैं जहाँ पे सन्नाटा है, अंधेरा भी रहता है, तो बहुत सारे लोग गांव में और इधर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहा एक जिस बाइक पे अकेला कोई शख्स हो, 2 लोग ना हो, उसको लूट लेना। वर्दी में होना नहीं चाहिए, तो आपको पता है पुलिस वाले वर्दी में तो लूट नहीं सकते। सिपाही भी तैयार, क्योंकि वो उस टीम का मेंबर है जिसको एनकाउंटर करना है। अब इसके बाद तलाश शुरू हुई। इसमें भी 1-2 दिन निकल गया। कोई बाइक आए तो वहाँ पे लोग हों, उसको लूट ना पाएँ। कुछ बाइक आए तो उसमें 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं। सिपाही भी 2-3 दिन खाली हाथ। इंस्पेक्टर साहब के फिर सब्र का बांध टूटता जा रहा है। फिर उन्होंने हड़काया, आखिरकार एक दिन मौका आ गया। सिपाही ने देखा कि एक शख्स पतला दुबला सा बाइक पे जा रहा है और बड़ी रफ्तार स्लो है, और जहाँ पे है वहाँ अंधेरा है। पुलिस वाले ने अपना थोड़ा बहुत चेहरा छुपाया, सादी वर्दी में था। उसके बाद उसने इशारा दिया, बाइक रुकी। उसने उसके बाद उसको कट्टा दिखाया, बाइक से उतारा, बाइक पे बैठा और बाइक लेकर भाग गया। अब बाइक लेकर वो भाग गया। थोड़ी देर के बाद उसने इंस्पेक्टर साहब को खबर की कि काम हो गया, बाइक लुट गई। इंस्पेक्टर साहब खुश। अब थाने में कहा गया कि देखो सब इंतज़ार करो, 100 नंबर का कॉल आएगा और 100 नंबर के कॉल के बाद पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाएगा। अब सब फ़ोन की घंटी पे इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल भी चल रही है, 100 नंबर पर बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, लेकिन उस इलाके में किसी बाइक की लूटने की कॉल नहीं आ रही। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया। आमतौर पे जब ऐसी कोई राहजनी, लूट या चोरी का मामला होता है तो लोग भागे भागे या तो 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करते हैं या फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। बट यहाँ 3, 4, 5 पूरी रात बीत गई, एक बाइक लूटी है, और ये भी नहीं झूठ मूठ की लूटी है, खुद पुलिस वाले ने लूटा इसलिए मालूम था, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। बाइक ले जाकर एक जगह पे सुरक्षित रख भी दी गई छुपा कर। पूरी रात बीत गई, कोई कॉल नहीं। अब परेशान थाना, कौन बंदा है जिसकी बाइक लुट गई और वो खुद ही कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। 2 से 3 दिन हो गई, और 2 से 3 दिन के बाद भी न 100 नंबर पे किसी ने कॉल किया, ना पुलिस में आकर रिपोर्ट लिखाई। आसपास के थानों में भी इंस्पेक्टर साहब ने चेक करवाया, कोई 2-3 दिन पहले इतने बजे इस जगह से कोई बाइक लूटने की रिपोर्ट किसी और ने लिखा दी कि शायद वो किसी और इलाके का हो। पता चला ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा ये मसला क्या है। फिर उन्होंने कहा ज़रा गाँव में पता करो अपने मुखबिरों से कि जिसकी बाइक लूटी उसका नाम पता क्या है। मुखबिर लगाया गया तो पता चल गया कि एक शख्स है जिसकी बाइक उसी तारीख को, वही टाइम जो मैच कर रहा है पुलिस का,
उसकी बाइक छीन ली थी और उसने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताया भी था। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो उसने कहा पता नहीं, ये तो किसी को उसने बताया नहीं। तो फिर पुलिस की एक टीम को भेजा गया उसके घर। इंस्पेक्टर साहब ने भेजा, जाओ उससे पूछो कि उसकी बाइक चोरी हुई, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा रहा। पुलिस की टीम गई, वहाँ उससे पूछा तुम्हारी बाइक लूटी है? बोला हाँ जी लूटी है। इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर? बोला हाँ जी। तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? बोला देखिए साहब, एक तो पुलिस के केस में पढ़ूंगा नहीं, दूसरा मेरी बाइक बड़ी ही जर्जर हो गई थी, बड़ी पुरानी थी, चलते चलते बंद हो जाती थी, उसकी मरम्मत पे बड़े पैसे खर्च कर चुका था, कई लोगों को मैंने खरीदने के लिए कहा, कोई सही दाम भी नहीं दे रहा है, तो अच्छा हुआ भला छूटा। तो पुरानी बाइक, अब कहाँ कंप्लेंट करूँ, कहाँ पुलिस वालों को फिर पैसे खिलाऊँ, पुलिस वाले भी तंग करें, ये है वो है। तो इसलिए साहब मुझे रिपोर्ट नहीं लिखानी। अब कहेंगे ये क्या मामला है? अब पुलिस वाले कहने रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। बोला नहीं साहब, हम तो लिखाएंगे नहीं, मेरी चीज़ है, गई गई। फिर पुलिस वालों ने अपनी चाल चली। उन्होंने कहा देखो, अगर उस बाइक से कोई क्राइम हो गया, किसी और को लूटा गया, किसी का कत्ल हो गया, किसी और वारदात में उस बाइक का इस्तेमाल हुआ, तो सीधे तुम फंसोगे, क्योंकि वो बाइक तुम्हारे नाम पर है और तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई नहीं। अब अगर उस बाइक पे कहीं क्राइम हुआ तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारी बाइक चोरी हो गई। तो बोला साहब हम तो आपको बता रहे हैं। बोला हाँ, लेकिन कानून तो कागज़ पे मानता है, कागज़ पे तो है नहीं कहीं। तो रिपोर्ट लिखाओ, नहीं तो तुम फंसोगे, दूसरे के क्राइम में तुम्हारा नाम आएगा, क्योंकि बाइक के मालिक तुम हो। अब वो बेचारा गांव का आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ, उसने कहा ये तो बात सही है। बोला ठीक है साहब, आप जैसा कहें। उसके बाद आ गया रिपोर्ट लिखाने। अब इंस्पेक्टर साहब खुश कि चलो अगला पायदान भी क्लियर हो गया। अब उसने रिपोर्ट लिखा है कि साहब ऐसे से जा रहा था, एक बंदा आया, उसने ये है। तो उससे पूछा भी गया कि पहचान लोगे? बोला हाँ, मैंने थोड़ा चेहरा देखा है, फिर भी मैं पहचान लूँगा। अब वो चला गया। अब इसके बाद आखिरी कड़ी थी, इनकाउंटर। बाइक हाथ में है, रिपोर्ट लिखाई जाती है, भाई पता करो शिकार कहाँ है, वो क्रिमिनल जिसका इनकाउंटर करना है। पता चला था कि वो गांव आता जाता है, पुलिस ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था। अब चूंकि तैयारी हो गई, तो एक दिन मुखबिर से खबर मिली रात को, गांव में पुलिस पहुंची, उसको उठाया, उठाकर थाने लाई। थाने लाने के बाद अब एक पुलिस की टीम ने कहा जाओ उस बाइक वाले को बुला कर लाओ जिसने रिपोर्ट लिखाई है। उसको बुला कर लाया गया। उसने कहा कि देखो यही था ना, तो हमने पकड़ लिया है, तुम्हारी बाइक, ये रही तुम्हारी बाइक। तो बाइक देख के खुश। तो उसने कहा ये रहा वो बंदा जिसने उस दिन तुमको बाइक कट्टा दिखाकर लूटा था। उस बंदे ने ऐसे ध्यान से देखा, बोला कि नहीं साहब ये नहीं था। बोला अरे यही था, इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये जब दिखा रहे हैं तो वो दूरी पर है, वो बंदा दूसरी तरफ बैठा हुआ है और उस क्रिमिनल को पता ही नहीं है कि मेरा साथ क्या होने जा रहा है। तो पुलिस वाले बार बार उस पर कह रहे हैं कि यही है, देखो तुम्हारी एक तो बाइक मिल गई, हमने इतनी मेहनत की, हमारे लोगों ने कई किलोमीटर तक भागे, और अब तुम कह रहे हो उस वक्त अंधेरा था, तुम्हें क्या मालूम? बोला नहीं साहब, मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं चेहरे की कुछ खास चीज़ देखी हुई है, ये नहीं था। इतने में एक पुलिस वाला गुजरा थाने में से। उस आदमी ने उसको ऐसे ध्यान से देखा, फिर बोला सर जिसने मेरी बाइक लूटी थी बिल्कुल ऐसा था वो। अब इत्तेफाक से वो वही सिपाही था जो उस रात भेष बदल के उसने बाइक लूटी थी। अब उस सिपाही की हवा खराब कि यार बाइक तो मैंने लूटी थी और ये मुझे पहचान भी गया, और वो जिसको कह रहे हैं कि ये लूटी उसको वो साफ मना कर रहा है। आखिरी तक पुलिस वाले कहते रहे कि तुम मान लो, वो नहीं माना और घर चला गया। अब उसी रात उस शख्स का इनकाउंटर करना था। दिखाना यह था कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद मौके पर उसको ले जाके कहाँ से लूटी बाकी तफ्तीश के लिए लेकर जाएंगे, और फिर देखेंगे कि वो पुलिस, दिखाएंगे कि पुलिस हिरासत से भाग रहा है और उसे गोली मार देंगे। उसका इनकाउंटर हो गया और गवाह हमारे पास है, जिसकी बाइक लूटी गई, जेन्युइन आदमी है वो, और बाइक लूटने की कंप्लेंट भी है। तो बाइक जो लूटी है वो जेन्युइन है उस आदमी की, हालांकि उसके पीछे की कहानी बेशक फर्जी हो। लेकिन अब वो बंदा उसको पहचान नहीं रहा, उल्टे जिस पुलिस वाले ने लूटा कह रहा है कि उसके बिल्कुल सर इसके जैसे उसकी शक्ल थी। अब वो वहाँ से चला गया, आखिरी तक माना नहीं, अपनी बाइक उठाई, खाना पूर्ति की और चला गया। अब इंस्पेक्टर साहब चूँकि बड़े संभल कर सारी चीज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या करें, कल को इसका एनकाउंटर कर देते हैं और उसका खबरें छपेंगी, और कहीं ये पता चले कि जिस आदमी की बाइक लूटी थी वही कह दे कि साहब ये तो था ही नहीं, और कहीं ये भी कह दे कि ये नहीं था बल्कि थाने में एक सिपाही को देखा था, बिल्कुल शक्ल उसकी थी, और इसके बाद कहीं जो पूरी प्लानिंग वाली कहानी है वो कोई थाने का ही बंदा लीक ना कर दे। इंस्पेक्टर साहब को लगा कि एक खाता खोलने के चक्कर में इनकाउंटर के अपनी नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आइडिया छोड़ दो, बोहनी रहने दो, फिर कभी करेंगे, अभी तो खैर इतने लफड़े में पड़कर ये इनकाउंटर नहीं करेंगे। और उसके बाद उस जिस क्रिमिनल को पकड़ा था उसके चूँकि कुछ मामलों में वांटेड था, केस बनाया, उसको अदालत में पेश किया, फिर वो जेल चला गया।
और इस तरह से उसकी जान बच गई और इस तरीके से एक एनकाउंटर होते होते बच गया। ये सच्ची कहानी है। मैं नाम, जगह, पता, इलाका नहीं बताऊंगा। उसकी वजह है कुछ मजबूरियां, कुछ वादे, कुछ जुबान जो दी है, क्योंकि कई बार हम लोग, हमारा और पुलिस वालों का जो साथ ऐसे ही होता है, भरोसे पे भी चलता है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कभी कहानी में ज़रूर इसको सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा एक शर्त है, आप इलाका भी नहीं बताओगे, आप स्टेट भी नहीं बताओगे, आप नाम भी नहीं बताओगे। तो मैंने कहा वादा। मुझे अचानक ये जो 2 दिन से झांसी में इनकाउंटर की कहानी चल रही थी, ये कहानी याद आई और ये मैं भूल चुका था लगभग। लेकिन या तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी, थकान थी, रात को होटल में नींद भी नहीं आ रही थी, 2 बजे तो पहुंचा ही था। तो ये कहानी याद आई, तो मुझे लगा कि ये कहानी आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। तो कहानी बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच्ची है।